मेरी शादी को अब 7 महीने हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति साहिल में बहुत बदलाव महसूस किया। साहिल ज्यादा अपनी भाभी प्रियंका की बटन को तवज्जो देता था। यह बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 12 साल पुराने भाभी से लगाओ तो देवरा को होता ही है और बीबी के एज आने के बाद ये लगाओ कम हो जाता है, लेकिन साहिल और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नजर ही नहीं आया। अब तो मुझे ये लगे लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, दोनों के बीच इससे ज्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उसे पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति साहिल अपने भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बनाकर रहा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि साहिल अपने भाभी के कमरे से निकाल रहा था और मुझे देखते ही वह घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह साहिल अपने भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने जोर से बाथरूम का दरवाजा पिटा और बोली, सही तो मैं उसे औरत के साथ ये सब करना था, तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूं। मेरी बात सुनते ही साहिल ने दरवाजा खोल और उसने एक जोरदार थप्पड़ मुझे लगा दी और फिर मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी साहिल को एक जोरदार गुस्सा लगा दिया। साहिल ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पाठक दिया और बोला, रिया, आइंदा कभी भाभी के बड़े में ऐसी बातें की, तुम मुझे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि साहिल ने अलमारी से अपने कपड़े निकले और बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन मेरी जेठानी मुझे देखने तक नहीं आई और सही सुबह का नाश्ता किया बगैर ड्यूटी पर चला गया। 1 घंटे में मैंने भी अपना समाज पैक किया और अपने मायके गोरखपुर के लिए निकाल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उसकी बटन का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा इस तरह घर छोड़कर जान की खबर साहिल को भी ग चुकी थी। यहां से स्टैंड से गोरखपुर की बस पढ़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई और साहिल मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। और घर पहुंचने ही मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और अपनी मां को सारी बातें बताकर रण लगी। मां बोली, तुमने बिल्कुल सही किया रिया, जो यहां गई। अब तुम साहिल के पास तभी जाना जब हाँ साहिल उसे डायन को घर से निकाल बाहर फेंकेगा। आखिर साहिल के पास किस चीज की कमी है? वीरनगर में ही उसकी 2-3 प्लॉट है, वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं? राहत मेरी छोटी बहन पूजा भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। इसकी शादी भी होने वाली थी। 6 महीने रह गए थे। मेरी हालात देखकर अब ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई मोहित अपनी जब घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर परेशान हो गया। पूजा ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाने के बाद मैंने अपने फोन ऑन किया ही था कि साहिल का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी मां ने देखा तो गुस्से में बोली, तू फोन मुझे दे, मैं उसे कमीने से बात कर लेती हूं। लेकिन मैंने मां को फोन नहीं दिया और खाना खत्म कर अपने कमरे में गए। कमरे में आकर मैंने साहिल का फोन रिसीव किया तो साहिल ने कहा, रिया, तुम अपनी मर्जी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्जी से ही वीरनगर आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगा। साहिल के यहां धमकी भारी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों होगी? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहां से चली जाऊं। अब जी भर के उसे औरत के साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं उसे घर में कम नहीं रखूंगी। इस बात की कर महीने गुजर चुके थे। मैं साहिल का इंतजार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दाऊदी हुई वीरनगर पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फोन के इंतजार करती रही, लेकिन 4 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगा था कि साहिल मुझे छोड़ चुका है। उसे मेरी जरूर ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझे ऐसी साधारण लड़की की उससे जरूर भी क्या है? मैं साहिल को अगर बेहद निराशा हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नजदीक आ रही थी, घर में कम बढ़ता जा रहा था।
इसकी शादी को अब सिर्फ 1 महीने बाकी रह गए थे और मेरे पापा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पूजा की शादी के बाद मेरी ससुराल जाकर साहिल से फाइनल बात करके आएंगे। अगर वो मुझे अपने को तैयार नहीं हुआ तो उसे पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए जैसे जैसे पूजा की शादी की तारीख नज़दीक रही थी, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 6 महीने का वक्त गुजर चुका था। पूजा की शादी में केवल 22 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी का कार्ड भी छाप चुके थे। एक दिन मैंने साहिल का कॉल मिलाया और बोली, साहिल तुम शादी में नहीं आओगे? साहिल ने कहा, मुझे तो अभी तक यह मालूम नहीं कि शादी किसकी है। मैंने कहा, 8 तारीख को पूजा की शादी है। साहिल ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर थी नहीं दी, ना ही शादी का पहुंच। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कैट के ही शादी में पहुंचाना चाहिए। साहिल ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते तो जरूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूं, क्या इतना काफी नहीं है? साहिल ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन गोरखपुर पहुंच जाऊंगा। शादी की सुबह उठकर मैंने आसमानी रंग की साड़ी पहन ली। यह साड़ी मुझे साहिल ने ही गिफ्ट दी थी। उसे यह साड़ी सबसे ज्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद था कि साहिल दोपहर तक गोरखपुर जाएगा और बारात की जान के बाद उसे रात को यही रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने ही जाएगा। मैंने सुबह फिर साहिल को फोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो साहिल आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई। डर रात तक पूजा खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ साइन पर लिए अपनी माँ से लिपटकर रण लगी। देखने वाली सोच रहे थे कि मैं पूजा की विदाई में रो रही हूं, लेकिन सच तो कहा कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। डर रात जैन के बावजूद अगले सुबह जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज ही वीरनगर चली जाऊंगी। मेरे इस बात पर मेरी माँ मुझे बेहद नाराज हुई। बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय ना निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा, तो सब्र कर। तेरे पापा मामूली हवलदार हैं, तो क्या हुआ, उसे साहिल और उसके घरवालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को ये बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज हुए और उन्होंने मुझे वीरनगर जान से शक्ति से रोक दिया। मैं दिन भर साहिल को कॉल मिलती रही, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब साहिल की ओर से कोई उम्मीद बच्ची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और साहिल का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फोन की घंटीबाजी साहिल का ही फोन था। मैंने झट से फोन उठाया। उधर से साहिल की आवाज आई और रोता हुआ बोला, रिया सब खत्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहां से ले चलो तो यह रिश्ता अभी बन सकता है। साहिल ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर साहिल फिर से रण लगा। मैंने कहा, साहिल क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? साहिल ने कहा, भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर डेथ हो गई है और भाभी अभी भी सिटी हॉस्पिटल में है। साहिल के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फोन काटने के बाद मैंने घर में यह बात बताई तो मेरे घर में भी मातम सचे गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले साहिल के भैया और भाभी से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बड़े में सुना तो उन लोगों की सारी नफरत खत्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई मोहित को बुलाकर हॉस्पिटल के लिए गाड़ी बुक करने को कहा दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी प्रियंका की हालात बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश ही नहीं ए रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग अलग अलग मंदिर में मन्नत के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी काशीपुर घूमने के लिए गए थे और वापसी में उनके घर का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरी जब तो मौके पर ही खत्म हो गए और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन जेठानी अभी भी कॉम में थी। कुछ दोनों तक मेरी जेठानी का इलाज चला रहा। मेरे घर वाले गोरखपुर जा चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी।
साहिल सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते समय हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपने जेठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर साहिल का बर्ट भी बादल गया था। फिर से मुझे बेहद प्यार करने लगा था। मुझे हॉस्पिटल में रही 2 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल है, मेरा घर बन चुका था। इस बीच में जेठानी की सेहत में इतना सुधार जरूर हुआ था कि वह उसमें ए चुकी थी। उन्हें उनकी पति के करने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल अपने की स्थिति में नहीं थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर ए गई। मेरे ससुराल में ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब शादी करके आई थी तब घर में मेरे अलावा कल 3 ही लोग थे, साहिल और साहिल के भैया भाभी। मेरी जेठानी प्रियंका ही इस घर की थी। सब कुछ उनकी ही देख रेख में होता था। लेकिन अब वही प्रियंका इतनी कमजोर और लाचारी हो चुकी थी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी के सेहत में काफी सुधार हो चुका था। उनके तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वो किसी से बात कर अपने की स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं, तो यह खबर मैंने सबसे पहले साहिल को ही दी। वह बेहद खुश हुआ और सीधी अपने भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें यह खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हौकी सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था कि वह बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया कि साहिल फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालात ऐसी थी कि मैं घर का जरूरी काम भी नहीं कर पाती थी, और साहिल की ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती। इस रात को साहिल ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपने भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाता और अपने कमरे में आकर मैं और साहिल खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं डर से उठाती, तब तक साहिल नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकाल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्द ही खुला गई। साहिल को लगा कि मैं अभी नींद में हूं तो उठा और कमरे से बाहर निकाला। ना जान क्यों मैं भी तभी पौन उसके पीछे कमरे से बाहर निकाल आई। मैंने देखा कि साहिल सीधे अपने भाभी के कमरे में घुसा और उसके अंदर से दरवाजा बैंड कर लिया। मैं साहिल के इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफी डर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 25 मिनट बाद साहिल कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। ना साहिल की इस दीवाने की कोई समझ नहीं आ रही थी, और पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्ती थी, लेकिन अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर साहिल कैमरा बैंड कर उसके साथ क्या करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं। प्रियंका पूरी तरह ठीक हो और बीमा होने का नाटक कर रही हो कि मेरी नजरों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपही जोन की आड़ में देवरा भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दोनों तक उलझा नहीं पी। मुझे साहिल से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज डर रात को साहिल को प्रियंका के कमरे की ओर जाते हुए देखते। मेरी एक गहरी नींद में सो जाने के बाद साहिल बिस्तर से उठकर अपने भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाजा बैंड कर आधे घंटे बाद वापस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में अभी 20 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रास लीला अब ज्यादा दोनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं 1-2 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। इसलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रेंज हाथों पकाने का मौका देख रही थी। रात को साहिल घर आया तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था, और जूस का जिला ये पढ़ते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आओ, फिर हम खाना का लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पीला, जो मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोनी जा रही हूं। इतना कहकर मैं साहिल के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। साहिल जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाजा अंदर से बैंड हुआ और 20 मिनट बाद ही दरवाजा खुला। साहिल को हाथों में खाली गिलास लिए
कमरे की ओर आता देख मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही साहिल ने कहा, तो मैं अभी तक लेती नहीं हूं, उठो थोड़ा सा खाना का लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है। मेरी भूख तो मार चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पाल रहा था, मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाने का पहले निवाला मुंह में डालते ही साहिल ने कहा, दिया, मैंने कल की ऑफिस से छुट्टी ले ली है, क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? साहिल ने कहा, मैं सुबह जल्दी ही निकाल जाऊंगा। कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में डर हो जाएगी। खानाने के बाद सही जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जगती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह उठकर साहिल ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकाल गया। साहिल के जाते ही मैं मार्केट गई और वहां से एक छोटा कैमरा खरीद लाई और उसे कैमरे को मैंने अपनी जेठानी के रूम में ऐसी जगह फिट कर दिया जहां से उनका पूरा कैमरा कर हो रहा था। उसे कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे यह सब करते हुए दोपहर की 2 बच्चों के थे। तभी साहिल का कॉल आया कि वह हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के कम से बेहद खुश थे। कल तक मेरे पास सबूत होगा जिसके सहारे साहिल और उसकी भाभी की असलियत मेरे सामने आ जाएगा। साहिल अपने भाभी को लेकर हॉस्पिटल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लेटकर मेरी कमरे में आ गया और फिर उसने अपने भाभी की सारी दवाइयां मुझे पढ़ा दी और कौन सी दवाइयां कब खानी है या मुझे समझने लगा। इस दौरान लेकर मुझे तो ऐसा गा रहा था जैसे प्रियंका उसकी भाभी नहीं बल्कि बीबी हो रात को। साहिल खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयां लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौटकर आया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतजार करती रही। मेरी गहरी नींद में होने के बाद साहिल उठा और अपने भाभी के कमरे में चला गया। 20 मिनट के बाद पसीने में लटपट होकर लौट आया और मेरे पास लेट गए। जब साहिल अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैं झट से अपनी जेठानी के रूम में गई। वह सो रही थी। मैंने वहां से कैमरा हटा दिया और अपनी रूम में आकर मोबाइल में कल से अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की तो मेरी होश उड़ गए हैं। साहिल अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गॉड में उठाकर वीर जी और फिर बिताया और भाभी की गांधी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उसे गांधी चादर की जगह पिछले दिन 2 ही गई, साथ चादर को बढ़ा दिया। फिर गांधी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखना के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतारकर उन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही साहिल अपनी ड्यूटी पर निकलता, मैं कैमरा रूम में छुपा देती और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती और हर बार मुझे साहिल का वही रूटीन नजर आता। साहिल अपने भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता वो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी मां की ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 3 दिन बाद ही मैंने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और कुछ दोनों में ही मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को साहिल और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझे बोली रही है, तुम बहुत नादान है, ये देवरा भाभी वाला प्यार नहीं है बल्कि कोई पति है ऐसा कर सकता है। मैं तो आज ही गोरखपुर के लिए निकाल रही हूं, कुछ दोनों बाद तुम भी गोरखपुर आ जाना। मैं तुझे अब और नहीं रहने दूंगी जी। दिन मेरी की 1 महीने की हुई। इस दिन मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ी और अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। प्रियंका की मौत से साहिल बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा गा रहा था जैसे साहिल की सई मां की डेथ हुई हो। कुछ दोनों बाद एक दिन मैंने साहिल का मूड देखकर उसे पूछ लिया। मैंने कहा, साहिल, अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूं कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी मां से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? साहिल ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी डर की खामोशी के बाद बोला,
मैं और मेरी बड़े भाई सुनील ने बचपन में ही बहुत कुछ डीला था। मेरी सई माँ बचपन में ही माँ गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें डर डर की ठुकरे खाने पर मजबूर कर दी। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पटाया। लिखिया 12 साल पहले मेरे बड़े भैया ने प्रियंका से शादी की, जो अपने माँ आप की इकलौती बेटी थी। प्रियंका भाभी, अब आप भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थे उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सई माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने सई माँ की कमी पूरी कर दी थी। 6 साल पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वह मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन प्रियंका भाभी अपने बेटे की तरह गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़ों को धोती। उन्हीं की देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर साहिल मेरे कंधों पर से रखकर रन लगा। उसके यहाँ हालात देखकर मुझे रोना आ गया। साथ ही साहिल को लेकर मेरे सारे गलत फहमियां दूर हो गए। मैं खुद को बेहद खुशनसीब समझना लगी कि मुझे साहिल जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फोन मिलाया और बोली, माँ, मैं अब गोरखपुर नहीं आऊंगी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। कई बार हम जिन चीजों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसलिए सिर्फ शक की बुनियाद पर ही आखिरी फैसला तक पहुंचाना हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।